नमस्ते। चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं, एक ऐसे दौर में जिसने सिर्फ एक समाज ही नहीं बल्कि आज के पूरे भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक बुनियाद रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। तो शुरू करें ये दिलचस्प पड़ताल। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, आज का जो हमारा भारतीय समाज है, इसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? और इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि हजारों साल पीछे ले जाता है, वैदिक काल में। और यही आज हमारी पूरी बातचीत का फोकस रहेगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया है। हम देखेंगे कि ये सभ्यता दो अलग अलग दौर में कैसे बंटी थी, फिर जानेंगे कि समाज और अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए, और आखिर में ये भी समझेंगे कि इसकी विरासत आज तक हमारे साथ कैसे चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये कि वैदिक काल कोई एक सीधी सपाट सड़क नहीं थी, ये एक लंबा दौर था। और इसे बेहतर समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। और यकीन मानिए, इन दोनों हिस्सों में करीब 900 सालों के अंदर जमीन आसमान का अंतर आ गया था। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें पूरी कहानी बताएगी। लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू होता है प्रारंभिक वैदिक काल। ये वो समय था जब जिंदगी बहुत सरल थी। लोग कबीलों में रहते थे, पशु पालते थे। फिर करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक बड़ा मोड़ आता है और शुरू होता है उत्तर वैदिक काल। अब खेतीबाड़ी जिंदगी का केंद्र बन गई और 600 ईसा पूर्व तक आते आते छोटे कबीले बड़े बड़े राज्यों में तब्दील हो चुके थे। तो अब जब हमने टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि इन 900 सालों में आम लोगों की जिंदगी और पूरे समाज का जो ताना बाना था वो कैसे बदला। और ये बदलाव बहुत बड़े थे। समाज कैसे बदल रहा था, इसका एक बहुत ही साफ आईना है महिलाओं की स्थिति में आया बदलाव। देखिए, जब हम प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हैं तो महिलाओं का समाज में एक सम्मानजनक स्थान था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों के नाम मिलते हैं जो ज्ञान विज्ञान की चर्चाओं में हिस्सा लेती थीं। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं, उनकी स्थिति में गिरावट आने लगती है। उन पर कई तरह की पाबंदियां लगनी शुरू हो जाती हैं। और इसी समय एक और बहुत बड़ा सामाजिक ढांचा तैयार हो रहा था, वर्ण व्यवस्था का। देखिए, जैसे जैसे समाज बड़ा होता गया, काम काज बंटने लगे, तो ये व्यवस्था भी ज्यादा कठोर होती चली गई। समाज को मोटे तौर पर 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण, जो पुजारी थे, क्षत्रिय, जो योद्धा थे, वैश्य, जो व्यापारी और किसान थे, और शूद्र, जिनका काम सेवा करना था। अच्छा, ये जो सामाजिक बदलाव हो रहे थे ना, ये अकेले नहीं हो रहे थे। इनके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक और राजनीतिक क्रांति भी चल रही थी। तो अब ये समझते हैं कि कैसे पैसे और अर्थव्यवस्था ने राजनीति का पूरा खेल ही बदल दिया। तो जरा फर्क देखिए। पहले यानी प्रारंभिक वैदिक काल में इकोनॉमी पशुओं पर चलती थी, मतलब जिसके पास जितनी गायें वो उतना बड़ा आदमी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सीन पूरी तरह पलट गया। अब खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर मुख्य काम बन गया। और जब खेती बढ़ी तो साथ साथ व्यापार और तरह तरह के क्राफ्ट्स भी बढ़ने लगे। लेकिन इस पूरे बदलाव के पीछे एक असली गेम चेंजर था। एक ऐसी चीज, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो था लोहा। जी हां, आयरन। ये उस जमाने की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी, आप कह सकते हैं। और जरा सोचिए कैसे एक धातु ने पूरे समाज को बदल दिया। लोहे के मजबूत औजार आए तो घने जंगलों को साफ करके खेती के लिए जमीन निकालना आसान हो गया। खेती बढ़ी तो अनाज की पैदावार, जिसे हम एग्रीकल्चरल सरप्लस कहते हैं, वो भी बढ़ गया। अब जब खाने पीने की कमी नहीं रही तो ज्यादा बड़ी आबादी एक जगह बस सकती थी। और इसी वजह से बड़े बड़े शक्तिशाली राज्यों का जन्म हुआ। इस आर्थिक बदलाव का सीधा असर पड़ा पॉलिटिक्स पर। पहले क्या था, छोटे छोटे कबीले थे जिन्हें जन कहा जाता था। अब ये छोटे जन मिलकर बड़े बड़े राज्य बन गए, जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। राजा अब सिर्फ कबीले का सरदार नहीं रहा, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई, उसका पद खानदानी हो गया। और हां, अब उसके पास अपनी परमानेंट आर्मी और अफसर भी थे। तो देखिए, समाज बदल रहा था, राजनीति बदल रही थी, तो जाहिर है लोगों की सोच, उनकी आस्था, उनके विश्वास, वो कैसे पीछे रहते। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी एक बहुत गहरा बदलाव आ रहा था। इसे ऐसे समझिए, शुरू में लोग प्रकृति की ताकतों की पूजा करते थे। बारिश के लिए इंद्र, आग के लिए अग्नि, रोशनी के लिए सूर्य। यज्ञ और पूजा पाठ भी काफी सीधे साधे होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सब कुछ बहुत ज्यादा जटिल हो गया।
बड़े बड़े मुश्किल यज्ञ होने लगे जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण ही करवा सकते थे, और पूजा का फोकस भी बदला। अब प्रकृति की पूजा से ज्यादा जिंदगी और ब्रह्मांड से जुड़े गहरे सवालों पर चिंतन होने लगा। और इसी चिंतन मनन से उपनिषदों के जरिए वो महान विचार सामने आए जो आज भी भारतीय फिलॉसफी की रीढ़ हैं, जैसे कि कर्म का सिद्धांत कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, पुनर्जन्म का चक्र और इस जीवन मरण के चक्र से आज़ादी यानी मोक्ष का कॉन्सेप्ट। ये सब विचार इसी दौर में विकसित हुए। तो हमने समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म हर पहलू में बदलाव देखे। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर इस पुरानी सभ्यता की विरासत है क्या, क्यों ये आज भी इतनी जरूरी है। अगर एक लाइन में कहें तो वैदिक सभ्यता ने भारतीय संस्कृति का वो फाउंडेशनल ढांचा तैयार किया जिस पर आज भी बहुत कुछ टिका है। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत यहीं से हुई, हिंदू दर्शन की जड़ें यहीं हैं, संस्कृत भाषा का विकास इसी दौर में हुआ, हमारे कई सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों की नींव भी इसी काल में पड़ी। और आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने को, जरा सोचिए, ये जो 3000 साल पुराने विचार हैं, कर्म, पुनर्जन्म या फिर सामाजिक संरचना की बातें, ये आज भी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी और उनकी सोच को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं।